इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के समझबूझ विवेक हैं। आप से अनवरत प्रार्थना है कि आप सृष्टि की रचना में विवेक का थोड़ा सा जो कमी हो रही है भारतवर्ष के लोगों में, उसको कैसे दूर किया जाए, इसकी प्रेरणा दें। अपने भी अगर हो सके तो थोड़ा सा कुछ ऐसा उपाय कर दें कि आहार विहार के संदर्भ में, रोग से मुक्त होने के संदर्भ में लोग अपनी क्रांतिकारी सोच बनाए, अपने को स्वस्थ बनने के लिए आयुर्वेदिक जीवन कला को अपनाए और धीरे धीरे जो कुछ भी है सब और आसानी से हो जाए, कर ले, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थना है, लगातार अनवरत प्रार्थना है कि आप कृपा करें। आप मंगल मूर्ति हैं, आशुतोष भी कहलाते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी सहयोग दे देते हैं, मंगल करते हैं। इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं ताकि सारे लोग जो है चैतन्य हो जाएं कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य को की रक्षा के प्रति, रोग निवारण के प्रति सजग हो जाएं और ये कंट्रोल को कम से कम रोग मुक्ति समझने की जो भाव खत्म हो जाए, क्योर में लगें, परमानेंट स्वस्थ बनने की भाव लोगों में बने, ऐसा कृपा करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद आयुर्वेद का उपासक हूँ। मेरी इस कार्यक्रम से इसे ही दिलचस्पी है कि मुझे बार बार प्रेरणा होती है कि मैं जब आयुर्वेद का उपासक हूँ तो आयुर्वेद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। ये आयुर्वेद हम हमेशा वेलबींग को पूरे जगत के कल्याण के लिए बना भी है। ईश्वर के द्वारा अवतरित कराया गया है, गणपति इत्यादि देवताओं के द्वारा इसे हमारे देश में विकसित भी किया गया है। हम स्वस्थ रहे भी हैं, लगातार 1 लाख वर्ष हम ठीक रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ, मेरा भाव रहता है कि आप अपने पुराने खान पान रहन सहन को देखें, थोड़ा सा स्वाद में परिवर्तन कर लेंगे और थोड़ा सा अगर जहर खाने की प्रवृत्ति में अंतर ला देंगे तो स्वस्थता कोई कठिन नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। आज इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। आप कृपया करके इसको अपने स्वयं इसका अनुसरण करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी बताने की कोशिश करें। जब तक आप खुद जानकार नहीं होंगे स्वच्छता के संदर्भ में, कैसे तब तक कोई ठेकेदारी पर से स्वच्छता को नहीं बना सकता। आज का विषय है हम लोगों का कफ पर बात के बढ़ने से क्या परेशानियां उत्पन्न होती है। थोड़े में मैं बताऊंगा यार, बार सब पीछे भी थोड़े ही में बताते बात आपके सामने आ जाती रही है। आयुर्वेद विशाल है, बहुत बड़ा माने सब्जेक्ट है, लेकिन ये छोटा में भी सीखा जा सकता है। उतना भी अगर ज्ञान रहे तो विशालता अपने आप भीतर है, आ जाती है। कफ हमारे शरीर की बनावट है और शरीर ही कफ है। जब यह असंतुलित हो जाता है तो इसमें से क्षय होने लगता है। जब क्षय होने लगता है तो क्षय होने के लिए जब अग्नि की कमी होती है, वायु जब थोड़ा सा कम होता है, ये दोनों के कोऑर्डिनेशन कमजोर हो जाते हैं तो क्षय होने लगता है। तो सामान्य समझदारी वाली जो कफ, खांसी, खखार जो निकलता है वो बीमारी उसे हो जाती है।
श्वास प्रश्वास से संबंधित बीमारियां कफ में ज़्यादा होती है। शिथिलता वाली स्थिति कफ में ज़्यादा होती है। और एक बात सबसे बड़ी कठिन है कि जब ये कफ में शिथिलता आ जाती है, अग्नि और वायु जब पित्त और वायु जब कम काम करने लगता है तो हमारे सेल में, हमारी कोशिकाओं में जो हमको बनाने वाली एक इकाई है वह भी कठोर होने लगता है, उसका भी डिवीजन कमज़ोर हो जाता है। और जब उसका डिवीजन कमज़ोर होता है, हमारे शरीर की लचीलापन, हमारे शरीर की जो विकास करने की जो क्रिया है मंद हो जाती है। अब जब वो मंद हो जाती है तो हमारे शरीर की जो गंदगी को निकालने वाला सिस्टम उसके मंद क्रिया के चलते जो गंदगी ज़्यादा बनता है उसको निकालने के लिए जब कोशिश करती है तो कई तरह के चर्म रोग हो जाते हैं, जिसमें खुजली तो अनिवार्य रूप से हो जाती है। कभी कभी खुजली देखा गया कि कोई घाव नहीं, पूरा फुंसी नहीं, फिर भी खुजली से बहुत लोग परेशान हैं। मुख्य रूप से कफ के रोग जो इंडोक्राइन की ग्रंथियों वाला जो रोगी होते हैं, जैसे डायबिटीज इत्यादि का, तो बिना कारण की खुजली उन्हें होती है। लेकिन वो खुजली कफ के वो सेल के कड़ापन के चलते, सेल के डिवीजन का अभाव के चलते होता है। चमड़े ठंडे हो जाते हैं। बुखार अगर भीतर रहती भी है तो 98, 97, 99 ही उनके बुखार का रहने लगता है, तेज बुखार में नहीं लगती। भारीपन, उनका अपना शरीर ही भारी लगने लगता है कि हमारा मन भारी है, शरीर भारी है, और आलस्य है, बहुत तरह की परेशानियां समझ में आने लगती है। पूरा खुद महसूस करते हैं कि हमारा सिर में जाम लगा हुआ है, हमारा हाथ पैर में जाम लगा हुआ है, अकड़ गया है, उठ नहीं रहा है, ये सारी सिम्टम बताने लगते हैं। मोटापा तो उसमें बहुत प्रमुख है। बहुत सारे स्वस्थता के साथ मोटापा जो है वो बहुत सारे लोग मोटापा को समझते हैं कि बीमारी हम बहुत बढ़िया चीज़ है, मोटा ताजा आदमी बढ़िया होता है। लेकिन आश्चर्य कि आयुर्वेद के हिसाब से जब तक ले हमारा पाचन संस्थान और धातु के जो बनाने वाली जो संस्थान सक्रिय रहती है, पाचकाग्नि और धात्वाग्नि अगर हमारा मजबूत रहता है, तब तक लाख कोशिश कर लिया जाए, मनुष्य में मांस नहीं चढ़ता, मोटा नहीं होता, लेकिन चुस्ती फुर्ती ये सब बात रहती है। अब जब वो कमजोर हो जाता है तो अर्जित मोटापा हो जाती है। अनावश्यक हानि जो रक्त अस्थि मज्जा मेद शुक्र में फैट जब हड्डी बनने की प्रक्रिया में जाता है तो हड्डी बनने के बदले फैट कम पाचन होती है, मज्जा का कम पाचन होता है, वीर्य और ओज की कम पाचन होती है और आदमी मोटा जाता है। सूजन वाली बीमारियां होती है, पित्त में भी सूजन की बीमारियां होती है, लेकिन इसमें जो सूजन की बीमारी होती है इसमें पफिनेस होता है, ऊपर से थोड़ा सा सूज जाता है और अस्थायित्व लेके चलता है। क्योंकि इसकी जो रक्त को साफ करने के लिए जो रक्त वाहिनियां कमज़ोर हो जाती है वायु के कमज़ोर हो जाने से, और वो हृदय में वहाँ के जो सेल की जो ले जाके और खून साफ कराने की जो प्रक्रिया जो है, खून साफ होने की ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया है बाधित हो जाता है। सेल इत्यादि जहाँ तहाँ डिपोजिट रहते हैं और सूजन हो जाता है। इंडिविजुअल सूजन अस्थायी सूजन होने लगता है। ऐसे में शिथिलता आ जाती है। नींद भी में अधिक ज़्यादा नींद में भी लोग सोने लगते हैं, बिना नींद का भी नींद में रहते हैं। और ऐसे में हमारे यहाँ जब ये सब नींद की जब ज़्यादा स्थिति होती है तो कफ के सारे रोग, बनावट से रिलेटेड सारे रोग हमारे कफ के हो जाते हैं, जिसमें डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा बीमारी है। थायराइड, डायबिटीज़, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्रंथि की गर्मी हमारी जिसको हम सहस्त्रार कहते हैं, आधुनिक विज्ञान उसी को इंडोक्राइन की ग्रंथियाँ कहता है। और सहस्त्रार की हम जो मूला कुंडलियों की जितनी क्रियाएं हैं वो मॉडर्न साइंस की इंडोक्राइन की ग्रंथियों की क्रियाएं हैं। साथ वो भी है। तो ये इसमें ई बीमार होने लगते हैं और ये
जिसके चलते वो नींद उनकी स्थिति बन जाती है। उनकी शरीर का रंग खूबसूरत रहता है, इनका ग्लेजिंग रहती है, चाप रहता है, लेकिन वो बदल जाता है, उजला होने लगता है शरीर, और मुंह में इसका स्वाद इनका मीठा और नमकीन होने लगता है। जब ये कफ के रोगी में ये बीमार कमज़ोर भी कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, यद्यपि कि ज़्यादा कमजोरी पित्त की बीमारियों में होती है, लेकिन बनावट में जब कुछ अंतर आ जाता है तो ये कमज़ोर भी हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर ये अपना कार्य करते हैं तो उतना कमज़ोर नहीं होते हैं जितना कमज़ोर होने की स्थिति बनती है। लेकिन आज हमारे देश में कफ के बहुत सारे कफ के रोग हो जाते हैं। आज हमारे देश में बनावट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं ये कफ के ही रोग हैं, और बनावट को संभाले रखने के लिए जो ग्रंथियां हमारे साथ जुड़ के चलती हैं उनको अपना काम करने के लिए खाना खुराक नहीं मिलता, जिसके चलते वे रोगी हैं। आज मैं इतना ही के इन्हीं बातों के साथ इस कार्यक्रम को आपको समर्पित करता हूँ, और अगले कड़ी में मैं चाहूँगा कि आपको वात पित्त कफ के तीनों के एग्रीवेशन पर कुछ आसान तरीका बताया जाए, जिससे कि आसानी से आप समझ जाएं। ये भी आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा और इसको आसान करने के लिए उसका एक चार्टनुमा बनाएंगे, और मैंने अगली कड़ी से उसकी पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आप इस काम को अपने को स्वास्थ्य की रक्षा करने में या अपने को समझने में आपको सुविधा होगी। इसी के साथ आपको यह कार्यक्रम समर्पित करते हैं। धन्यवाद।